दोस्तों नमस्कार। 870 सवाल हम लोगों ने अब तक कवर किए हैं। 871 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। डैश फूल की पत्तियां किसी विलियन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, इन सब को पता लगाने वाले सूचक होते हैं। अब ये सूचक जो होते हैं प्राकृतिक भी हो सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हम इसे बोलते हैं, या फिर वैज्ञानिकों ने बनाया होगा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, संश्लेषित सूचक हम बोलते हैं, और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल होता है। प्राकृतिक सूचकों में देखो लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरानियम, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे प्राकृतिक सूचक है, ये सारे प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल क्षार के बारे में पता लगाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में देख लो मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थालीन और पीएच स्केल, जिसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर चमेली हो जाएगा। चमेली देख लो इस लिस्ट में नहीं है, तो ये जो टेबल मैंने आपको बनाकर दिया है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। देखो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, लेकिन परमाणु के साथ समस्या यह है कि ये स्वतंत्र रूप से रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अधिकांश जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं, वो अणु के फॉर्म में रहते हैं, यानी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। मॉलिक्यूल बना करके रहते हैं, चाहे वो अपने ही जैसे एटम के साथ बना कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एटम के परमाणु के साथ मॉलिक्यूल बना कर रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन मैं ले लूं तो ऑक्सीजन कभी भी O के फॉर्म में नहीं रहता, ये हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन H के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे हो गए मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोजन का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है। तो एटॉमिक फॉर्म में यानी कि अकेला एक एटम के रूप में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूल अणु बनाना पड़ता है। वहीं आप ये उठा लो H2O, ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें दो अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये स्टेबल है। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु सही है, लेकिन सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो अणु होता है, ना कि परमाणु होता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर आप लोग मेंडल के बारे में पढ़ते हो। मेंडल के बारे में पढ़ते हो कि उन्होंने मटर के प्लांट को चूज किया था। मटर के प्लांट में उन्होंने लक्षण उठाया पादप के लंबाई को। लंबाई में उन्होंने दो ट्रेट्स देखे, एक लंबा और दूसरा बौना। तो लंबा वाला जो पादप है, लंबा वाला जो लक्षण है वो प्रबल था। प्रबल बोल दो या फिर प्रभावी बोल दो या फिर डोमिनेंट बोल दो। और जो बौना वाला लक्षण था, ट्रेट था, वो क्या था? रिसेसिव था या फिर अप्रभावी बोल दो। तो जब मेंडल ने दो प्लांट्स लिए, एक लंबा वाला और एक बौना, और उसको आपस में कराया संकरण यानी कि निषेचन बोल दो या फिर क्रॉस बोल दो, तब जो उनके बच्चे पैदा लिए, जो उनके ऑफ स्प्रिंग मिले, वो कहलाए F1PD के, वो कहलाए F1PD के। और सारे के सारे जो बच्चे हुए वो सारे के सारे लंबे थे, और लंबा वाला क्या था? प्रबल था। लंबा वाला क्या था? प्रबल था, या फिर प्रभावी लक्षण आप बोल दो। तो हमारा आंसर यहाँ पर प्रबलता हो जाएगा। ठीक है, प्रबल बोल दो या फिर प्रबलता या फिर प्रभावी, इनमें से कोई भी आपसे दिया जा सकता है, या फिर डोमिनेंट लिख करके आ जाएगा। अब जो लंबा पादप मिला उसको आपस में करवाया गया 100 परागन, उसको आपस में करवाया गया 100 परागन। ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, इसको आपस में कराया गया 100 परागन। तो इसके जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कहलाए F2 जनरेशन के। F2 जनरेशन के अंदर देखो लंबे पादप भी प्राप्त होते हैं और बौने पादप भी प्राप्त होता है। लंबे पादप भी मिलते हैं और बौना भी मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। F1 में सारे के सारे लंबे मिलते हैं, या फिर बोल तो सारे के सारे प्रभावी होते हैं, प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। F2PD के अंदर पूछ दे तो सारे के सारे आपको लंबे नहीं मिलेंगे, कुछ लंबे मिलेंगे और कुछ बौने मिलेंगे, यानी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट दोनों ही मिलेंगे। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि एल्केन। एल्केन में तो कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। हेक्सेन, ये भी 6 कार्बन वाला एल्केन है, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। पेंटेन 5 कार्बन वाला एल्केन है, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, एकल अबंध है, इसका मतलब ये हो गया संतृप्त, ये हो गया सैचुरेटेड। संतृप्त, असंतृप्त पूछा है ना, आंसर आपका बेंजीन हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। देखो बेंजीन की ये संरचना है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन आपको ध्यान में रखने हैं। कार्बन के द्वारा मजबूती से बंध बनाने का एक कारण इसका डैश है। देखो ये NCERT का मैंने काट करके यहाँ पे लगाया हुआ है। NCERT से ही सारे सवाल पूछे गए हैं, तो आप NCERT के अंदर आप सारे सवाल का आंसर ढूंढ सकते हो। कार्बन द्वारा प्रबल अबंध के निर्माण का एक कारण है इसका छोटा आकार। छोटा आकार होने से फायदा ये हो जाता है कि न्यूक्लियस यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन है जिसपे प्लस चार्ज है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है जिसपे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। तो इनके बीच में काम करता है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी आकर्षण नेचर का, क्योंकि ये दोनों आवेश क्या है? विपरीत है। तो डिस्टेंस जितना ही कम होगा उनके बीच में आकर्षण बल उतना ही ज्यादा काम करेगा, तो उनके बीच में बनने वाला जो आबंध होता है वो मजबूत होता है।
और बड़े परमाणुओं वाले तत्व से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। यहां से भी सवाल पूछा जा चुका है, अगर आपको याद हो तो। हमारा आंसर यहां पर छोटा आकार हो जाएगा। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता में आप ये तीनों ध्यान में रखेंगे, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, और वेग यानी कि वेलोसिटी। हर्ज नहीं होगा। हर्ज क्या है? हर्ज ये एसआई मात्रक है। हर्ज ये एसआई मात्रक है आवृत्ति का। डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स के अंदर कम से कम आप ये तीन नाम ध्यान में रखो, रिक्सिया हो गया, मर्केंशिया हो गया और फ्यूनेरिया हो गया। उभयचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये मिट्टी पे रह सकते हैं। ये मिट्टी पे तो रह सकते हैं, लेकिन इनको लैंगिक जनन करने के लिए जल चाहिए ही चाहिए। बिना जल का ये लैंगिक जनन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये मिट्टी पे तो रह लेंगे लेकिन पानी के आसपास वाली जगह पर जहां इनको पानी आसानी से मिल जाए, इसीलिए हम इसे बोलते हैं उभयचर, कि इनको जल की आवश्यकता होती है और ये मिट्टी पर भी रह सकते हैं। ब्रायोफाइट के पास जाइलम जो परमानेंट टिश्यू है, अस्थायी जटल उत्तक है और फ्लोएम नहीं होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये नॉन वैस्कुलर होते हैं। जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू इनके अंदर नहीं होता है, और थैलोफाइटा के अंदर भी जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। इसके अंदर भी जाइलम फ्लोएम टिश्यू नहीं होगा। टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो जाता है। टेरिडोफाइटा हो गया, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सब में आपको जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेंगे, लेकिन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर जाइलम फ्लोएम टिश्यू नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है? देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है रंग में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है गैस का उत्सर्जन हो, या हो सकता है तापमान में परिवर्तन हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारी जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, सारे जो परिवर्तन है आपको एक साथ दिखे। हो सकता है आपको केवल रंग में परिवर्तन दिखे, वहां पर कोई गैस का उत्सर्जन ना हो सकता है तापमान में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन ना हो। तो इनमें से कोई एक हो सकता है, या फिर एक ही साथ कई सारे परिवर्तन आपको इनमें से देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम ये बोल पाते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन हमेशा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना या फिर पानी से बर्फ में बदलना, ये भी तो अवस्था में परिवर्तन है, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया इनमें नहीं होती है। हमारा आंसर यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी पदार्थ या फिर द्रव्य का प्रति इकाई द्रव्यमान उसकी दृढ़ता कहलाता है। यहाँ पर सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसकी दृढ़ता कहलाता है। ये गलत हो जाएगा। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। कोई पदार्थ जब गति कर रहा होता है उस दौरान उसके कणों की गति के कारण उस पदार्थ में उत्पन्न ऊर्जा तरलता कहलाती है। पदार्थ की गतिज ऊर्जा का भी यही कारण है। देखो, कोई पदार्थ गति कर रहा होता है तो उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, ये तो सही है, लेकिन तरलता का कारण ये नहीं होता है। तरलता यानी कि फ्लो करने की टेंडेंसी तो इसलिए होता है ना क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इतने दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में आकर्षण बल मजबूत नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, ये फ्लो कर पाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पदार्थ गति कर रहा है तो वो तरल हो जाएगा, उनमें तरलता आ जाएगी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। लैंथनम की परमाणु संख्या है, लैंथनम की परमाणु संख्या है 57। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, लैंथनम की परमाणु संख्या 57 और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का नहीं है। सीरियम 58 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है और ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, जबकि लैंथनम 57 ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का तत्व है। एक और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर 89 होता है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश डैश कूलम है। Q बराबर हमारा होता है I इंटू में T। I का वैल्यू 3 मिनट दे रखा है, 3 मिनट है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर एसआई मात्रक में यानी कि कूलम में चाहिए। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम है 0.8, सॉल्व करेंगे 144 कूलम आएगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? काउंट कर लो ये सारे इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10 3 13 इलेक्ट्रॉन यानी कि 13 प्रोटॉन, 13 एटॉमिक नंबर यानी कि ये एल्यूमिनियम का है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हमसे पूछा है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। चलो आगे चेक करते हैं। 2 और 1 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 3 प्रोटॉन है, 3 एटॉमिक नंबर है, ये लिथियम का होता है, लिथियम Li। उसके बाद 2 8 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 11 एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा ये सोडियम। 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 एटॉमिक नंबर, किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है।
डैश में 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले बेंजीन C6H6 ये फॉर्मूला होता है, 6 कार्बन होते हैं, इसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं, बेंजीन। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण। बी हमारा राइट आंसर। हमारे गले में भी वोकल कॉर्ड होता है जिसके कंपन के कारण साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं गले से। हमारे शरीर में कई अंग हैं, उनमें से सबसे बड़ा अंग है, हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा अंग कहा जाता है त्वचा को। सी हमारा राइट आंसर। त्वचा हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोल दे तो आंसर आपका क्या होगा? यकृत, यानी कि लीवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये बोलते हैं कि सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि, यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी तो लीवर है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते तो आंसर आपका अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय बोले तो पैनक्रियाज। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? आपके पास प्रतिरोध है, आपके पास विभवांतर है, आपसे पूछ दिया है करंट। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? ओम का नियम याद करो, I = V/R, यही होता है। V का वैल्यू है 220, R का वैल्यू है 1200। सॉल्व करेंगे 0.18 एम्पियर आएगा, 0.18 एम्पियर। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। 2 कक्षीय हृदय किसके पास है? मछलियों के पास है, फिश के पास है। 3 कक्षीय हृदय किसके पास है? एक तो आपका उभयचर हो गया जैसे कि मेढक, एम्फीबियंस के पास, उभयचर के पास, और रेप्टाइल्स के पास। रेप्टाइल्स के पास 3 कक्षीय हृदय होता है। एक अपवाद के रूप में आप याद रखेंगे मगरमच्छ के केस में 4 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ जो कि सरीसृप है, रेप्टाइल है, होने चाहिए तो 3 कक्षीय हृदय, लेकिन इनमें होता है 4 कक्षीय हृदय। 4 कक्षीय हृदय आपको बर्ड्स के अंदर मिल जाएगा, और मैमल्स, बर्ड्स यानी कि पक्षी, और मैमल्स यानी कि स्तनधारी जिसके अंदर हम लोग भी आते हैं, मैमल्स के अंदर 4 कक्षीय हृदय आपको मिलेगा। और यहां पर आप क्रोकोडाइल को भी लिख सकते हो। पक्षी हो गया या फिर स्तनधारी, ये दोनों गर्म खून वाले जानवर होते हैं, और उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, मछली हो गया, ये सब जो है ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। हमसे पूछा था उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। इस शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर। पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन वाला शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है वो कौन कौन से हैं? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। आरएनए होता तो क्या हो जाता? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, उसके बाद यूरासिल। ये है डीएनए के अंदर, ये है आरएनए के अंदर। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, एनिमल किंगडम के अंदर, जंतु जगत के अंदर जो आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, ये सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे बड़ा समूह होता है। इसके ही अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, इसके ही अंदर क्या आते हैं? कीट पतंगे आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। और एकमात्र इंसेक्ट्स ही हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है और वो उड़ सकते हैं, यानी अकशेरुकी जंतुओं में केवल कीट पतंगे, केवल इंसेक्ट्स ही होते हैं जो उड़ सकते हैं। इनके अलावा, इन इंसेक्ट्स के अलावा कोई भी अकशेरुकी जंतु नहीं उड़ सकते हैं। केवल इंसेक्ट्स ही हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो कि फ्लाई कर सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा समूह हो गया। मोलस्का, ठीक है, मोलस्का जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो ध्वनि की जो गति है ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी ठोस है या फिर द्रव है या फिर गैस है। अगर ठोस है तो ध्वनि की गति सबसे तेज, द्रव में इससे कम और गैस में सबसे कम। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। तो कार्य बराबर हमारा हो जाएगा बल और गुने में विस्थापन। हमें कार्य दे रखा है 56, बल हमें दे रखा है 7 न्यूटन और विस्थापन पूछ दिया है, तो यहां से 8 मीटर हो जाएगा। निम्न में कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? मूलांकुर, प्रांकुर और बीजपत्र, ये सारे बीज के भाग हैं, ये सारे बीज के भाग हैं। मूलांकुर से मूल विकसित होती है यानी कि जड़ बनती है। प्रांकुर से प्ररोह विकसित होती है या फिर बोल दो तना विकसित होता है। और बीजपत्र का काम होता है भोजन को स्टोर करना, संचित करना। हमसे प्ररोह के बारे में पूछा था, आंसर हमारा प्रांकुर हो जाएगा।
तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 डैश होगा। जब भी आपको केल्विन में बदलना है, आप क्या करते हो, सेल्सियस में जो वैल्यू दिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। केल्विन में वैल्यू आपको हमेशा बड़ा मिलेगा। तो हमें केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलना था, केल्विन से हमें सेल्सियस में आना है, तो सेल्सियस में वैल्यू छोटा मिलेगा आपको, तो 273 आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, घटाना होगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? 1 AMU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। 1.6 इंटू 10⁻27 kg ये ए नंबर में है। कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं एक फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। कार्बन का ये अप्रूव होता है बकमिंस्टर फुलेरीन। ये फुटबॉल के जैसे होते हैं, यानी फुटबॉल की जैसी इनकी संरचना होती है और इनमें 60 कार्बन होते हैं। इन्हें हम लोग C60 भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? मटर के पौधे को चुना था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मटर के पौधे को चुना था और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है यह है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मेंडल ने चूज किया था। मेंडल को हम लोग अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किए। 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? बीज की आकृति, बीज का रंग, उसके बाद है ये फली का रंग, फली की आकृति, पादप की लंबाई, फूलों की स्थिति और उसके बाद फूलों का रंग। ये सारे 7 कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर 14 ट्रेट्स हैं। 14 ट्रेट्स, 7 कैरेक्टर, 7 विशेषताएं और 14 विशेषक। तो यहां देखो, यह डोमिनेंट ट्रेट यानी कि प्रभावी लक्षण, ठीक है, यह है प्रभावी लक्षण और यह है अप्रभावी। ये आपको ध्यान में रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रभावी लक्षण में देखो, गोल बीज, ठीक है, गोल बीज है, पीला बीज है, हरी फली है, फूली हुई फली है, लंबा पादप है और पत्तियों के किनारों में जो फूल लगते हैं वो डोमिनेंट होता है और जो टिप पर लगते हैं, जैसे ये प्लांट है तो इसके टिप पर जो फूल लगते हैं ये है अप्रभावी रिसेसिव, यानी ज्यादातर जो फूल होते हैं ये पत्तियों के किनारों पे ही लगते हैं। उसके बाद जो पर्पल कलर का फ्लावर होता है वो डोमिनेंट होता है। यहाँ देखो आप हरी फली लिखा हुआ है तो हरी फली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये डोमिनेंट है, ये नहीं होगा आंसर। आपको रिसेसिव बताना है, अप्रभावी बताना है। झुर्रीदार बीज यहाँ देखो लिखा हुआ है रिसेसिव वाले में यानी कि अप्रभावी वाले में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गोल बीज देखो यहाँ पर है, ये है गोल बीज जो कि प्रभावी है। पीले बीज यहाँ पर है, पीले बीज जो कि प्रभावी है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन अप्रभावी है कौन प्रभावी है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो किसी भी 2 वस्तु के बीच में लागू होता है। देखो, हर वस्तु का अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। अगर उसके पास द्रव्यमान है, अगर वस्तु के पास अपना द्रव्यमान है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। तो वस्तु के किसी भी युग्मों पर आप यहाँ पर बोल सकते हो, कोई भी 2 वस्तु उठा लो, कोई भी एक पेयर वस्तु को उठा लो, एक जोड़ा उठा लो, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, चाहे वो वस्तु कितना भी बड़ा क्यों ना हो साइज में, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो साइज में। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र है, अनबुझा हुआ चूना को ही हम लोग कली चूना बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं चौक, इसे हम लोग चौक भी बोल देते हैं, चौक जिससे कि बोर्ड पर लिखा जाता है। इसी को हम लोग मार्बल भी बोल देते हैं, संगमरमर, इसी को हम लोग मार्बल भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग लाइम स्टोन भी बोल देते हैं, यानी कि चूना पत्थर बोल देते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? उच्चतम प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी रो। जिसका रो ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, वो खराब चालक होगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रतिरोधकता उतना ही ज्यादा प्रतिरोध और उतना ही खराब वो चालक हो जाएगा विद्युत के लिए। तांबा आप जानते ही हो बहुत ही अच्छा चालक होता है, तांबा बहुत ही अच्छा चालक होता है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा ये बहुत ही कम होगा। यहां देखो आप एबोनाइट लिखा हुआ है, एबोनाइट है, इससे ऊपर कांच है और इससे ऊपर क्या है, नाइक्रोम है। इस लिस्ट में जैसे जैसे आप नीचे आते हो जो रो है ये इंक्रीज होता है। हमारा आंसर यहाँ पर एबोनाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो ये तीनों है, रासायनिक परिवर्तन और पानी का बर्फ में बदलना या फिर बर्फ का पानी में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, ये सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन। 911 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 910 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मादा जनन कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो मादा के अंदर जो जनन कोशिका है वो कौन है, ओवम है। इसी को हम लोग अंडाणु बोलते हैं, इसी को हम सिंपली अंडा बोल देते हैं या फिर एग बोल देते हैं। कहाँ पर बनते हैं ये? अंडाशय में बनते हैं, यानी कि ओवरी में बनते हैं। और पुरुष के अंदर जो उसका जनन कोशिका है वो है शुक्राणु, और ये कहाँ बनता है, वृषण के अंदर। ये बनता है वृषण के अंदर यानी कि टेस्टिस के अंदर, ठीक है, टेस्टिस के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो एटीपी हो जाएगा। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? ये 2 रसायन हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, यह है सिल्वर क्लोराइड, यह है सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो यहां पर सिल्वर क्लोराइड पर जब सनलाइट गिरता है, सनलाइट गिरता है, या फिर यहां पर बोल दो सिल्वर ब्रोमाइड पर जब सनलाइट गिरता है, तो आप जानते हो सनलाइट के पास सोलर एनर्जी है। सनलाइट के पास क्या है? सोलर एनर्जी है। यानी हम बोल सकते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड पर एनर्जी दिया गया है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को एनर्जी दिया गया है लाइट के फॉर्म में। तो ये सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। यहां भी क्या होगा? सिल्वर सॉलिड और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहां देखो एक अभिकारक है जो कि 2 उत्पाद में टूट रहा है इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसे हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। अपघटन अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अंग्रेजी में एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और क्योंकि यहां पर हम लाइट के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में, प्रकाश के रूप में हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन। तो ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि हम यहां पर एनर्जी दे रहे हैं। डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया था। डोबेराइनर ने 3 ट्राइड्स दिए थे। ये 3 ट्राइड्स आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये पहला ट्राइड है। उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये दूसरा ट्राइड है। और उसके बाद है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये 3 ट्राइड्स हैं जो डोबेराइनर ने दिया था। अब एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें डोबेराइनर के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहां देखो प्लेटिनम लिखा हुआ है, हमारा आंसर यहां पर प्लेटिनम हो जाएगा। डोबेराइनर ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि हम प्लेटिनम का इस्तेमाल कैटालिस्ट के रूप में कर सकते हैं। हर जगह नहीं कर सकते हैं। हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह हम प्लेटिनम का इस्तेमाल कर लेंगे कैटालिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। हर जगह नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर तो जरूर होगा। तो डोबेराइनर ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि हम प्लेटिनम का इस्तेमाल भी कैटालिस्ट के रूप में कर सकते हैं। कौन सा नियम एक चालक में विभवांतर और धारा प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? ओम का नियम, वी डायरेक्टली आई के। यदि चालक के हम लंबाई को ना बढ़ाएं, मोटाई को ना बढ़ाएं, उसके तापमान को चेंज ना करें, यानी इन सब को क्या करें हम लोग? कांस्टेंट रखें। यानी भौतिक जो अवस्था है, फिजिकल जो स्टेट है, उसको हम अगर कांस्टेंट कर दें, नियत कर दें, तब V और I में सीधा संबंध होता है। यानी कि V और I एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। करंट बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा, और अगर V बढ़ाओगे तो I इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि भौतिक अवस्था चालक का नियत रहना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। ओम का नियम हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हर 2 वस्तु के बीच में काम करता है। जिस भी 2 वस्तु के बीच में उसका अपना द्रव्यमान है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। हम धरती से बंधे हुए हैं क्योंकि हमारे पास खुद का मास है और अर्थ के पास खुद का मास है, और हमारे और अर्थ के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। और क्योंकि अर्थ का द्रव्यमान ज्यादा है तो हम पृथ्वी की तरफ खींचे हुए हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो आता है ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, ना कि ग्रह के चारों ओर सूर्य गति करते हैं। तो ये जो है लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा, बी। 1 जूल बराबर क्या? कार्य बराबर होता है बल और गुने में विस्थापन। अगर हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाता है तो हम बोलते हैं कि 1 जूल कार्य किए हैं। हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन गुने में 1 मीटर। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? देखो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कुछ नियमों के तहत होती है। उसे कहा जाता है रासायनिक संयोजन का नियम। क्या कहा जाता है? रासायनिक संयोजन का नियम। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब वहां पर रासायनिक संयोजन का नियम लागू होता है। और इस नियम के अंदर 2 नियम है। पहला तो आपका ये है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ये पहला नियम है। उसके बाद है निश्चित अनुपात का नियम, ये दूसरा नियम है। और ये दोनों ही नियम किसने दिए? लेवोजियर ने दिए।
ये है लेवोजियर, इनको कहा जाता है रसायन शास्त्र के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं ये लेवोजियर। इन्होंने दिया था रासायनिक संयोजन का नियम। इसके अंदर 2 नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और निश्चित अनुपात का नियम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान का कोई वहां पर ह्रास नहीं होता है, यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान होगा। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा होता है निश्चित अनुपात का नियम। इसका मतलब ये होता है कि एक रासायनिक पदार्थ के अंदर जो तत्व मौजूद होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे स्रोत कोई सा भी हो, कहीं से आप उस पदार्थ को उठा लो, उसमें तत्वों का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। जैसे कि H2O है, तो इस H2O को आप चाहे जहां से उठा करके ले आओ, इस पानी को आप जहां से भी उठा करके ले आओ, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 2 तत्व मौजूद है ये हमेशा आपको 1:8 में ही मिलेंगे। यही है निश्चित अनुपात का नियम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? क्या बता सकते हैं? ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। इसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया मोजले ने। ठीक है, परमाणु संख्या के, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया मोजले ने। और जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोजले ने ही दिया था, और हमारा आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के आधार पर है। इससे पहले जो भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, चाहे वो मेंडलीव हो, चाहे डोबेराइनर हो, चाहे न्यूलैंड हो, सबने एटॉमिक मास के आधार पर किया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? मिश्र धातु, पहला है पीतल। पीतल यानी कि ब्रास, ये मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। मैंगनीन ये मिश्र धातु है कॉपर का, निकल का और मैंगनीज का। सोल्डर ये मिश्र धातु है लेड यानी कि पीबी और टिन का, SN। नाइक्रोम ये मिश्र धातु है, नाइक्रोम लिखा हुआ है तो यहां से निकल और क्रोमियम तो ऐसे भी याद रहता है, नाइक्रोम यानी कि निकल क्रोमियम, साथ में इसमें होता है आयरन और मैंगनीज। तो 4 घटक किसमें है? नाइक्रोम में है। नाइक्रोम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक हीटर में भी किया जाता है। प्रजनन ऊतक का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को डैश कहा जाता है? यौवन आरंभ। देखिए, जन्म से लेकर के यौवन आरंभ तक, प्यूबर्टी तक, जो कि फीमेल के अंदर 11-12 साल के स्टेज पे प्यूबर्टी स्टार्ट होता है और मेल के अंदर 13-14 साल के एज पे। तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक क्या होता है कि बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, ठीक है, या फिर बोल दो नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है ये ज़्यादा होता है, यानी इसका रेट ज़्यादा होता है। और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है यानी कि जनन से संबंधित जो भी वृद्धि होती है ये कम होता है, ये कम होता है। प्यूबर्टी के बाद ठीक उल्टा हो जाएगा। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा कि नॉर्मल ग्रोथ जो होता है बॉडी का ये कम होने लगेगा। कम होने का मतलब ये हुआ कि जिस तेजी के साथ हो रहा था अब ये उस तेजी के साथ नहीं होगा। और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा यानी कि जनन से संबंधित जो भी ग्रोथ होगा इसकी रेट बढ़ जाती है। प्यूबर्टी के बाद जो है सेक्स हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मेल के अंदर फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सारे हार्मोन्स के। और उसके बाद बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं। तो ये जो प्यूबर्टी है इसके बाद ही क्या हुआ कि सामान्य रूप से शरीर का विकास ये कम होने लगा और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उन सब का डेवलपमेंट जो है अब यहाँ से अच्छे से होगा यौवन के बाद। इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। ये अभिक्रिया आप ध्यान में रखना, यह एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल और यह एथेनॉल। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं एस्टर। ठीक है, क्या बनाते हैं? एस्टर। यहाँ पर बॉन्ड मिट गया है, ये बॉन्ड हो गया यहाँ पे एस्टर। इस एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है इत्र बनाने में, एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है इत्र बनाने में और भोजन को स्वादिष्ट बनाने में। हमारा आंसर यहाँ पर एस्टर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। मनुष्य में निषेचन डैश में होता है, तो मनुष्य में निषेचन फीमेल बॉडी के अंदर होगा और फीमेल बॉडी के अंदर भी कहाँ होगा? ओविडक्ट में। ओविडक्ट को ही हम लोग
आप फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, डिम्बवाहिनी नलिका बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वय केंद्र है। हमारे बॉडी के अंदर नियंत्रण और समन्वय दो चीजों से होता है। एक तो आपका ब्रेन है जो कि मुख्य है, दूसरा हार्मोन्स है। यहां पर हमारा आंसर ब्रेन हो जाएगा। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है, डैश कहा जाता है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है, डैश कहा जाता है। आंसर यहां पर थैलस हो जाएगा। हालांकि थैलस की जगह पर थैलोफाइटा होना चाहिए था, थैलोफाइटा होना चाहिए था। थैलोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके पास ना तो जड़ होती है, ना ही तना होता है, ना ही पत्तियां होती है। ऐसे संरचना को, ऐसे बॉडी को प्लांट के अंदर जिसके पास ना तो जड़ है, ना ही तना है, ना ही पत्तियां हैं, हम बोलते हैं थैलस। तो थैलस क्या एक संरचना है। यहां हमसे पादप समूह पूछा था कि कौन सा पादप समूह है जिसके पौधे में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है, तो आंसर थैलोफाइटा होना चाहिए था, ना कि थैलस होना चाहिए था। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि दाब बराबर हम लिखते हैं बल बट्टे में क्षेत्रफल, यही लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो बल होता है ना, ये लंबवत होता है, लंबवत बल होता है। इसी को हम लोग प्रणोद बोल देते हैं, प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल, और इसी प्रणोद को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। और जो आपका उत्क्षेप होता है अपथ्रस्ट, ये भी लंबवत बल होता है। तो आपसे अगर प्रणोद बोल दे या फिर आपसे उत्क्षेप बोल दे, थ्रस्ट बोल दे या फिर अपथ्रस्ट बोल दे, ये दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क बोलते हैं अंग्रेजी में, टॉर्क, टाउ से डिनोट करते हैं, और ये होता है बल और गुने में दूरी, बल गुने में दूरी। ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर और किसका ऐसा मात्रक होता है, कार्य का। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, हम कार्य को जूल में बताते हैं, ये अलग बात है, लेकिन न्यूटन मीटर भी इसका एसआई मात्रक है, और टॉर्क का भी न्यूटन मीटर एसआई मात्रक है। तो आपसे पूछा जा सकता है पेयर में देकर के कि किन दो युग्म का जो एसआई मात्रक है वो एक समान है, या फिर आपसे पूछ देगा कि विमीय सूत्र किसका एक समान है। तो विमीय सूत्र जो है ये आपका बल, आघूर्ण और कार्य का एक समान होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। कैलिफोर्नियम ये एक मानव निर्मित तत्व है, मानव निर्मित तत्व है। कैलिफोर्निया में बनाया गया था सबसे पहले इसे लैब के अंदर, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कैलिफोर्नियम। और यहाँ देखो मिलेगा आपको कैलिफोर्नियम, ये देखो ये लेंथेनाइट सीरीज का तत्व है, और लेंथेनाइट एक्टिनाइट ये दोनों ही एफ ब्लॉक में आते हैं। तो एक्टिनाइट हमारा आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। देखो अनंत पर रखा गया है, याद रखिएगा, जब अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। जब अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। फोकस पर जब प्रतिबिंब बनता है तो बहुत 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 छोटा बनता है। आप इसको बोल सकते हो पॉइंट साइज का बनता है, बहुत ही छोटा बनता है प्रतिबिंब। इसके ठीक उल्टा अगर पूछ दे आपसे कि वस्तु को रखा गया है फोकस पर, तब कहां पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को रखा जाए फोकस पर तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और अब जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, लार्ज होगा, वेरी लार्ज होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अगर वस्तु को रखा गया वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनने वाला है, और वो भी समान आकार का, सेम साइज का। एक चीज आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जहां पर प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और वो कौन सा कंडीशन है, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव, ये है फोकस। यहां पर यानी ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा होता है और आभासी होता है। केवल एक बस यही कंडीशन है, इसके अलावा कहीं पर भी डाल दो वस्तु को, हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब मिलने वाला है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक अभिक्रिया याद करो, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का क्या बना था यहां पर, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, यही है व्हाइट पीपीटी, यानी कि व्हाइट कलर का ये क्या है, अवक्षेप है, पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट। तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है और अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब हो गया कि ये जल में नहीं घुलेगा, मतलब
बेरियम सल्फेट को अगर आप जल में डालो तो ये जल के नीचे, बर्तन के नीचे तली में बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस वस्तु पर लागू बल को डैश कहा जाता है। कोई वस्तु है, इसको दोनों साइड से अगर खींचा जाए तो इसमें टेंशन आता है, यानी कि टेंशन फोर्स। टेंशन एक फोर्स ही है, खिंचाव बल या फिर तनाव बल। ठीक है, तनाव बल। आवेग क्या होता है? आवेग होता है इम्पल्स। इम्पल्स, और ये इम्पल्स बराबर होता है बल और गुने में समय। बल गुने में समय, ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन O3 होता है इसका फॉर्मूला। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, यहां पर 3 है तो कितना हो जाएगा? 48। U का मतलब यूनिफाइड मास होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, CnH2n+2। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके पास वास्तविक जड़ यानी कि ट्रू रूट नहीं होती है, लेकिन जड़ जैसी एक संरचना जरूर होती है। वास्तविक जड़ नहीं होती है, लेकिन जड़ जैसी एक संरचना होती है जिसे हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। तो जड़ जैसी संरचनाएं होती है जिसे हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। इसी के सहारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, यानी ब्रायोफाइटा डिवीजन के जो प्लांट होते हैं, वो अपने आप को मिट्टी में पकड़ के रखते हैं। ये जो राइजोइड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोश के भी हो सकते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर बहुकोश के भी हो सकते हैं। यूनिक सेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, एक कोश के बहुकोश के भी हो सकते हैं। और जो एपिडर्मिस होता है, आउटर लेयर जो होता है एपिडर्मिस का, इसी का ये भाग होता है, इसी का ये आउटग्रोथ होता है। इनकी संरचना और कार्य सामान्य भूपादप के मूल रोम के समान होती है, मूल रोम के समान होती है, ये सही है। ये ब्रायोफाइट्स की चिकनी बाह्य त्वचा एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं, आउटग्रोथ होता है एपिडर्मल सेल्स के। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है, ये गलत हो जाएगा। ये विभिन्न उत्तकों से बनी बहुकोश की संरचनाएं होती है, बहुकोश की भी हो सकती है और एक कोश की भी हो सकती है, यानी किसी के अंदर यूनिसेलुलर, किसी के अंदर मल्टी सेलुलर। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। शुक्रवाहिका यानी कि वास डिफरेंस। ये देखो वास डिफरेंस, ये आप देख रहे हो, ये है वृषण जिसे हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के ये शुक्रवाहिका ऐसे आती है, यानी ये जो शुक्रवाहिका है वास डिफरेंस है, इसमें शुक्राणु जो है ऐसे चल करके यहां तक पहुंचता है। यह है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, अब ये सेमाइनल वेसिकल अपना स्राव डालेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्राव डालेगा, तब जाकर के ये कहलाएगा वीर्य। ठीक है, तो वीर्य में क्या होता है? एक तो शुक्राणु होता है, साथ में सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि, इन दोनों का अपना स्राव होता है। ये सब मिल करके वीर्य कहलाता है। ये वीर्य अब कहाँ आएगा? ये आएगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। यूरेथ्रा एक कॉमन रास्ता है मूत्र के लिए भी और वीर्य के लिए भी। तो बी हमारा राइट आंसर। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं उसी को हम लोग संक्रमण धातु बोलते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर नेपच्यूनियम हो जाएगा। यहाँ देखो आप, नेपच्यूनियम आपको मिलेगा नीचे एक्टिनाइट सीरीज के अंदर, यहाँ ये है नेपच्यूनियम। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सारे डी ब्लॉक के अंदर आपको दिखेंगे। यह है आपका टेक्नीशियम, टीसी टेक्नीशियम, उसके जस्ट नीचे आर है रेनियम, और उसके बाद जिरकोनियम। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, धातु होते हैं, सारे के सारे धातु ही होते हैं इसमें, इसे हम बोलते हैं संक्रमण धातु। और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं यानी सारे लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये कहलाते हैं आंतरिक संक्रमण धातु। आंतरिक संक्रमण धातु, इनर ट्रांजिशन मेटल। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या? सूत्र इकाई द्रव्यमान का मतलब हो गया सीधा फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास, या इसी के जगह पर आपसे बोल दे मॉलिक्यूलर मास, ये एक ही चीज है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। मॉलिक्यूलर मास बोल दे या फिर फॉर्मूला मास बोल दे, सूत्र इकाई द्रव्यमान बोल दे, एक ही चीज है। कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं, अनबुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये 40 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। ऐड करेंगे 56 आएगा। डी हमारा राइट आंसर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? थोड़ी देर पहले देखा आपने सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा राइट आंसर। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातुओं को खींच करके तार बनाया जा सकता है,
इसे बोलते हैं तन्यता, इस प्रॉपर्टी को तन्यता बोलते हैं। और पीट पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, इसे हम आघात वर्धनता बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर। यहाँ तार के बारे में लिखा हुआ था। सबसे अधिक तन्यता बोल दे या फिर सबसे अधिक आघात वर्धनता बोल दे, सोना के पास होता है। और सबसे अधिक चालकता बोल दे, कंडक्टिविटी, चालकता, सिल्वर के पास होता है। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस रूप में लिखा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड बेस मिल करके बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। अम्ल क्षार लवण और जल का बनना, अम्ल क्षार से लवण जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। उदासीनीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें कहा जाता है। तो ये एक पूरा न्यूरॉन का पिक्चर दिखाया गया आपको। ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है सेल बॉडी या फिर साइटोन, सेल बॉडी या फिर साइटोन। ये न्यूक्लियस है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्रांच जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो शाखाएं हैं, इसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। हिंदी में इसे कहा जाता है ध्रुमिका। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डी हमारा राइट आंसर। उसके बाद ये है तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन हम जिसे बोलते हैं। ये जो पूरी लंबाई है इसे एक्सॉन कहा जाता है। और ध्रुमिका का मतलब डेंड्राइट्स, तो आप अंग्रेजी में भी याद रखें डेंड्राइट्स। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली? मेंडलीव ने जिसे एका बोरोन कहा था, वहां पर स्कैंडियम है। जिसे एका एल्यूमिनियम कहा था वहां पर गैलियम है। जिसे एका सिलिकॉन कहा था वहां पर जर्मेनियम है। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? देखो जड़त्व किसका ज्यादा होगा? जड़त्व उसका ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा जड़त्व, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा जड़त्व। तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा होगा तो इसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहां पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है। बंदूक ने बल लगाया बुलेट पर, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बुलेट भी बंदूक पर बल लगाती है 50 न्यूटन का। यही होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी F1 बराबर F2 हो जाएगा लेकिन विपरीत दिशा में एक दूसरे के। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो जब बंदूक ने 50 न्यूटन का बल लगाया, बुलेट के पास स्पीड आ जाती है काफी ज्यादा, क्योंकि बुलेट हल्की होती है। बुलेट पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा मान लो, तो क्योंकि बुलेट हल्की है तो उसकी स्पीड अधिक होगी। अगर स्पीड अधिक है, काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। उसके रिस्पेक्ट में गन भारी है, तो 50 न्यूटन का बल लगने के बावजूद भी वो ज्यादा स्पीड को प्राप्त नहीं कर पाती है। बंदूक जो है ज्यादा स्पीड को प्राप्त नहीं कर पाती है तो उसके पास गतिज ऊर्जा कम होती है। तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम। डी हमारा राइट आंसर। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की स्थिति और अवस्था में परिवर्तन होने से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? शेविंग मिरर में अवतल का इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट का मिरर, डॉक्टर जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो दांत को देखना चाहते हैं, दांत को वो बड़े साइज में देखना चाहते हैं ताकि हर चीज उनको क्लियरली दिखे। तो बड़ा इमेज बनाने का काम किसका है? अवतल का है। वाहन की हेडलाइट, इसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल जो है पीछे की चीजों को देखने के लिए किया जाता है और यहाँ पर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है ताकि छोटे से मिरर के अंदर बहुत बड़ा एरिया जो है कवर हो सके। और ऐसा तभी होगा जब इमेज छोटा छोटा बनेगा। निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? प्लांट के अंदर अस्थायी उत्तक जाइलम और फ्लोएम होता है। बी हमारा राइट आंसर। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है यह है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक। हमारे बॉडी के अंदर हार्डेस्ट टिश्यू ये बोन होता है। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। त्वचा हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है। डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। नियत गति से चल रही है मतलब कोई वस्तु अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो ये इसी स्पीड से चलती रहेगी, इसी स्पीड से ये चलती रहेगी। यानी इसकी जो स्पीड है ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर आप चाहते हैं स्पीड को चेंज करना तो बल लगाना पड़ेगा। अगर बल नगण्य है
तो ये इसी स्पीड से चलती रहेगी। सी हमारा राइट आंसर। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से जाती है। मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, तो यहां से एक ट्यूब जो जाती है यूरेथ्रा। अभी आपने देखा था यूरेथ्रा, ये एक कॉमन रास्ता है जहां से यूरिन भी बाहर आएगा और सीमेन भी यानी कि वीर्य भी। तो मूत्र मार्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहीं पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में होता है मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल फॉर्मूला होता है HCOOH, मेथनोइक अम्ल। इसका एक और नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक अम्ल, ये आपको मिल जाएगा खट्टे दूध में। पूछा था ना कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है, या फिर कर्ड में बोल दो आप, दही में। दही खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर। सिट्रिक अम्ल जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक अम्ल जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में, नींबू, नारंगी, इन सब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।